नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 11th लेसन पढ़ रहे थे जंतुओं और पादप में परिवहन। कल बच्चों हमने रक्त परिसंचरण तंत्र का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। हमने रक्त के बारे में पढ़ा था, विभिन्न प्रकार की रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ा था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। आज हम बच्चों आगे पढ़ने जा रहे हैं नाड़ी स्पंदन और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार से होता है। क्या है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। रक्त परिसंचरण किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, अब हमने अपने हाथ का हम नाड़ी स्पंदन देखेंगे किस प्रकार से हम ले सकते हैं नाड़ी स्पंदन, और पर मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर कितना हमारा नाड़ी स्पंदन होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो बच्चों देखो, हमने अपना दाहिना हाथ लिया है और दाहिने हाथ के मध्य और तर्जनी उंगली जो होती है हमारी, देखिए जैसा कि आप चित्र के अंदर देख रहे हैं, और हमने क्या किया है, कलाई के भीतरी भाग पर हमने इसको रखा है और बिल्कुल हल्का सा हम प्रेस करेंगे और हल्का सा प्रेस करके हम इसकी नाड़ी स्पंदन को सुनेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें धक धक करता हुआ दिखाई मतलब सुनाई देता है, थोड़ा सा महसूस होता है हमें कि हमारे हाथ की कलाई के अंदर कुछ धक धक हो रहा है। तो ये क्यों होता है बच्चों? ये इसलिए होता है कि धमनियों के अंदर रक्त जो होता है प्रवाहित होता रहता है, और रक्त के प्रवाहित होने के कारण ही हमें जो है वो नाड़ी स्पंदन सुनाई देता है। यदि हम देखें तो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स जो होता है या फिर 80 टाइम्स के आसपास जो होता है हमारा नाड़ी जो होती है वो स्पंदन करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? नाड़ी स्पंदन कहते हैं। तो यदि हमें स्पंदन की डेफिनेशन बनानी है तो हम किस तरीके से बनाएंगे? देखो, 1 मिनट के अंदर जो स्पंदनों की संख्या है इसे हम क्या कहेंगे? स्पंदन दर कहेंगे। और विश्राम अवस्था में यदि हम देखें या फिर एक किसी स्वस्थ व्यक्ति के स्पंदन की दर को यदि हम देखें तो 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। तो इस प्रकार से हमने नाड़ी स्पंदन के बारे में देखा। हम भी जो है इस प्रकार से घर के अंदर अपना नाड़ी स्पंदन ले सकते हैं, छोटे बच्चों का, बड़ों का, हमारा सभी का हम जो है नाड़ी स्पंदन घड़ी के अंदर टाइमिंग्स देखकर और हम ले सकते। देखिए बच्चों, ये हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र है। इसके अंदर देखिए, ये हमारा हृदय है, ये हमारे फेफड़े हैं, ये फुफ्फुसीय धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है, और ये धमनियां हैं जो शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, और ये धमनियां आगे जाकर छोटी सूक्ष्म नलिकाओं में बदल जाती है, छोटी सूक्ष्म धमनियों में बदल जाती है, और ये सूक्ष्म धमनियां जो होती है पतली सूक्ष्म नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जिनको केशिकाएं कहते हैं। और यहीं से फिर अशुद्ध रक्त को लेकर के, और ये शिराएँ जो होती है वो अशुद्ध रक्त को लेकर के कहाँ जाती है? हृदय के अंदर जाती है, और फिर हृदय से अशुद्ध रक्त जो होता है वो फुफ्फुसीय, अब देखो यहाँ पर अशुद्ध रक्त जो होती है शिराएँ लेकर जाती है। अब फुफ्फुसीय शिरा जो होती है, यहाँ पर देखो फेफड़ों के अंदर फुफ्फुसीय धमनी रक्त लेकर गए अशुद्ध रक्त को। अब अशुद्ध रक्त जो होता है यहाँ पर शुद्ध होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और यहाँ से ये शुद्ध होकर के वापस फुफ्फुसीय शिरा लेकर के इसको हृदय में आती है। ठीक है, फिर वापस से धमनी जो होती है वो शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखो, वे रक्तवाहिनियाँ 2 प्रकार की होती है हमारे शरीर के अंदर। एक होती है धमनियाँ, एक होती है शिराएँ। कल हमने पढ़ा था धमनियों के बारे में कि धमनियाँ जो होती है वो शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर के और शरीर के विभिन्न भागों में जाती है। इसीलिए धमनियों की जो दीवारें होती है मोटी और प्रत्यास्थ होती है, क्योंकि हृदय के अंदर रक्त जो होता है वो प्रेशर से हृदय से आता है, तो प्रेशर से आएगा तो धमनियाँ फटे नहीं, इसीलिए वो कैसी होती है? मोटी होती है और प्रत्यास्थ होती है। कौन? धमनियाँ। जबकि शिराएँ जो होती है, शिराओं के अंदर क्या होता है कि वाल्व बने होते हैं। अब ये शिराएँ जो होती है ये पतली नलिका पतली होती है, ये धमनियों की अपेक्षा इनकी दीवारें पतली होती हैं। अब इनमें क्या होता है? वाल्व पाए जाते हैं। ये वाल्व क्या करते हैं कि सिर्फ रक्त को हृदय की ओर ही ले जाने का कार्य करते हैं, वापस जो है विपरीत दिशा में रक्त जो है वो नहीं आता है इसके अंदर। तो शिराएँ जो होती है, शिराओं की जो भित्तियाँ होती है पतली होती है, प्लस इसके अंदर जो वाल्व पाए जाते हैं वो रक्त को हृदय की ओर धकेलने का कार्य करते हैं, हृदय की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा सिस्टम चलता है रक्त परिसंचरण तंत्र का। अभी आगे और हम हृदय की संरचना के माध्यम से इसको और अच्छे से समझेंगे। तो चलते हम आगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है बूझों के दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि अभी हमने देखा था
मैं आपको शुरू से यही बता रही हूँ कि धमनियाँ जो होती है वो हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में जाती है, लेकिन एक फुफ्फुसीय धमनी ऐसी होती है जो कि अशुद्ध रक्त को हृदय से लेकर के फेफड़ों में जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब बूझों के दिमाग में यही प्रश्न आ रहा है कि हमने तो पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ही लेकर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एक धमनी ऐसी होती है जिसे फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, जो कि अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। ठीक है। और शिराओं के बारे में भी हमने यही देखा था कि जो है शिराएं जो होती है अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय की ओर जाती है, लेकिन अभी हमने ये देखा था इस चित्र के अंदर कि एक फुफ्फुसीय शिरा ऐसी है जो कि शुद्ध रक्त को लेकर के हृदय के अंदर आती है ना। तो एक बार फिर है वापस पुनः जो है हम चित्र की ओर चलेंगे। ये देखिए, ये हमारा कन्फ्यूज़न यहाँ दूर हो रहा है कि सभी धमनियाँ तो हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर के शरीर के विभिन्न भागों में जा रही है, लेकिन एक फुफ्फुसीय धमनी ऐसी होती है, ये फुफ्फुसीय धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त को लेकर के फेफड़ों में जाती है। फिर फेफड़ों में यहाँ पर इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ऑक्सीजन मिक्स होती है इसके अंदर, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त हो जाता है, और ये शुद्ध रक्त जो होता है वापस फुफ्फुसीय शिरा लेकर के हृदय में आती है। तो आए आप समझ में। और बाकी सारी शिराएं जो होती है अशुद्ध रक्त को लेकर के कहाँ जाती है? हृदय में जाती है। तो समझ में आ गया। सभी धमनियाँ जो होती है शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, सभी शिराएं अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय में जाती है, लेकिन एक फुफ्फुसीय धमनी ऐसी होती है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है, और फेफड़ों में जाकर ये शुद्ध होता है, फिर वहाँ से फुफ्फुसीय शिरा लेकर के वापस शुद्ध रक्त को हृदय में आती है। अब क्लियर हो गई सारी चीज़। चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, हृदय। अब हम हृदय की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, हृदय हमारा एक ऐसा अंग है जो कि जीवन पर्यंत जो है एक पंप की तरह कार्य करता है, बिना रुके जो है हमेशा जो है पंप की तरह कार्य करता है और रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है ना। अब देखो, हृदय की यदि हम संरचना देखें और ये बिना रुके जो है हमेशा धड़कता भी रहता है ना, तो प्रश्न भी आता है कि हृदय का क्या कार्य है। देखिए बच्चों, हमारा हृदय जो है जीवन पर्यंत जो है बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा हृदय का क्या कार्य है, तो हम क्या कहेंगे कि हृदय जो होता है जीवन पर्यंत जो है बिना रुके जो है पंप की तरह कार्य करता है, हमारे रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। ठीक है। अब हम हृदय की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, हमारा हृदय जो होता है वक्ष गुहा के अंदर स्थित होता है। अब इसका निचला जो सिरा होता है थोड़ा बाईं ओर झुका होता है, और ये हमारी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर जब हम मुट्ठी बनाते हैं, सेम हमारी मुट्ठी का जो शेप होता है वही जो है एक हृदय का साइज़ होता है, उसी आकार का एक मुट्ठी के बराबर ही जो है इसका आकार होता है हृदय का, है ना। अब देखो, हृदय की संरचना हम चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हमारा हृदय है। देखिए, हृदय को यदि हम देखें तो हमारा हृदय जो होता है इसके अंदर देखो, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारा जो हृदय होता है इसके अंदर 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। देखो, ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दायां निलय है, ये बायां निलय है ना। तो यदि हम देखें तो हमारा हृदय जो होता है इसमें 4 कक्ष हो गए, 4 कक्षों में बटा होता है, 1 2 3 4 कक्ष हो गए। अब जो दायां आलिंद इसको हम कहते हैं, ये दायां भाग है, ये बायां भाग है। तो दाएं भाग को 2 भागों में बटा है, ऊपर का भाग दायां आलिंद कहलाता है, नीचे का भाग दायां निलय कहलाता है। बाईं ओर चलें तो बाईं ओर जो ऊपर वाला भाग है बायां आलिंद कहलाता है, और नीचे वाला भाग बायां निलय कहलाता है। समझ में आया। अब ध्यान दो, देखो हृदय के अंदर यदि हम देखें तो हृदय के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त भी होता है और ऑक्सीजन समृद्ध रक्त भी होता है, दोनों प्रकार के रक्त होते हैं। अब दोनों रक्त मिल ना जाए इसके लिए इसके अंदर एक विभाजन पट्टिका पाई जाती है। देखो, ये विभाजन पट्टिका दिखाई दे रही है, ये जो बीच में है हमारी, ये देखिए विभाजन पट्टिका, जो कि आलिंद को दाएं और बाएं आलिंद को दाएं और बाएं निलय से बाएं आलिंद और बाएं निलय से अलग करती है। ये दायां आलिंद दाएं निलय, ये बायां आलिंद बाएं निलय, इन दोनों के बीच में विभाजन पट्टिका है ताकि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त आपस में मिल ना जाए। समझ में आया। अब ध्यान दो, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में भी वाल्व पाए जाते हैं, और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी ये वाल्व पाए जाते हैं। अब देखो, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो वाल्व है ये क्या करते हैं कि जैसे ही रक्त दाएं आलिंद में आता है और फिर दाएं निलय में जाता है, तो पुनः दाएं निलय से दाएं आलिंद में जाने से रोकता है।
इसीलिए ये वाल्व यहाँ पर होता है। ठीक उसी प्रकार से बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में जो वाल्व है वो भी यही कार्य करता है कि बाएं नीले के अंदर जब रक्त आ जाता है तो वापस उसको अलिंद में जाने से रोकता है। समझ में आ गया? अब देखो क्या होता है, ध्यान दो कि शरीर के विभिन्न भागों से शिराएं जो होती है ये क्या करती है, रक्त को लेकर कहाँ आती है, आपके दाएं अलिंद के अंदर आ जाती है। यह अशुद्ध रक्त है। देखो ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको ये अशुद्ध रक्त है और रेड कलर का जो दिख रहा है वो शुद्ध रक्त है। समझ में आ गया? अब ध्यान दो, दाएं अलिंद के अंदर अशुद्ध रक्त आ गया, सारी पूरे शरीर की जो शिराएं होती है वो अशुद्ध रक्त को लेकर दाएं अलिंद में आती है। अब दाएं अलिंद के अंदर जो है रक्त का प्रेशर बढ़ता है जिससे कि वाल्व खुल जाता है, दाएं अलिंद से रक्त दाएं नीले में आ जाता है। ठीक है, दाएं नीले में आ गया। अब दाएं नीले जो होता है ये जो है हमारा किससे जुड़ा होता है, फुफ्फुसीय धमनी से जुड़ा होता है। अब फुफ्फुसीय धमनी जो होती है ये देखो यहाँ से ये पीछे की ओर से ये फुफ्फुसीय धमनी जा रही है। इस फुफ्फुसीय धमनी जो होती है ये इस दाएं नीले से रक्त को, अशुद्ध रक्त को लेकर के ये फुफ्फुसीय धमनी जो होती है वो फेफड़ों में जाती है। अब फेफड़े जो होते हैं वहाँ पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाती है। यहाँ से ये रक्त प्यूरिफाई होता है, साफ होता है। फिर फुफ्फुसीय धमनी, अब यहाँ से क्या होता है कि फेफड़ों से, फेफड़ों के अंदर चला जाता है, फेफड़ों में शुद्ध हो गया रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ऑक्सीजन उसमें जुड़ गई। अब शुद्ध रक्त जो होता है ये फुफ्फुसीय शिरा जो आपको दिखाई दे रही है ये फेफड़ों से ही शुद्ध रक्त को लेकर के और बाएं अलिंद में आती है। फिर बाएं अलिंद से ये रक्त वापस प्रेशर बढ़ जाता है यहाँ पर बाएं अलिंद में, तो यहाँ से ये वाल्व खुल जाता है, बाएं नीले में आ जाता है रक्त, शुद्ध रक्त। अब बाएं नीले जो होता है ये महाधमनी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ये महाधमनी से जुड़ा होता है। ये देखो ये हमारी महाधमनी दिखाई दे रही है, ये पीछे से निकल रही है इधर से। ये महाधमनी जो होती है ये अन्य छोटी छोटी धमनियों से जुड़ी होती है। अब इस महाधमनी के अंदर ये शुद्ध रक्त आ जाता है और फिर यहाँ से विभिन्न धमनियों के द्वारा ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है। फिर ये छोटी छोटी धमनियाँ जो होती है ये शरीर के विभिन्न भागों में जाकर के सूक्ष्म नलिकाओं में बढ़ जाती है जिसको हम केशिकाएँ कहते हैं। और ये केशिकाएँ जो होती है शरीर के प्रत्येक भाग तक रक्त को पहुँचा देती है, शुद्ध रक्त को, और वहीं से फिर अशुद्ध रक्त लेकर के शिराएँ जो होती है, पुनः जो होती है वो कहाँ आती है, दाएं अलिंद के अंदर रक्त को लेकर आती है। फिर दाएं अलिंद से दाएं नीले में जाता है। फिर फुफ्फुसीय धमनी जो होती है फेफड़ों के अंदर लेकर जाती है। फिर फेफड़े में शुद्धिकरण होता है। फिर वहाँ से फुफ्फुसीय शिरा लेकर वापस बाएं अलिंद में आती है। बाएं अलिंद से पुनः वापस बाएं नीले में जाता है रक्त। बाएं नीले से वापस जो है वो महाधमनी में जाता है। महाधमनी से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा हृदय जो होता है ये कार्य करता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र कार्य करता है और ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर के अंदर होता है। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने देखा रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हमने पढ़ा, हृदय के बारे में पढ़ा, हृदय की संरचना के बारे में पढ़ा। तो आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।